अट नहीं रही। लेक्चर 2। अब ये लेक्चर 2 में हम इसको पढ़ रहे हैं कि अट नहीं रही। ये भी दूसरी कविता है जिसमें फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है कवि ने। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर फागुन के सौंदर्य का वर्णन निराला जी ने किया है कि कितनी सुंदर और कितना अच्छा एक मादकता से भरा हुआ मौसम होता है फागुन का, जिस समय में सारे पेड़ पौधों में नए नए पत्ते नए नए फूल आते हैं, सारे पत्ते पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, पूरी प्रकृति ऐसे लगता है कि जैसे सज गई होगी, पेड़ों में फल लगते हैं और हर तरफ एक फूलों की फलों की एक ऐसी खुशबू रहती है जो पूरे वातावरण को एक मादकता प्रदान करती है, एक खुशनुमा बनाती है। ठीक है, तो उसी पर उन्होंने लिखा है कि अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। अटना माने समाना, और इस प्रकृति में जो फागुन के का ये समय है, फागुन की जो ये शोभा है यह समा नहीं पा रही है और तन सट नहीं रही, और फागुन की ये जो शोभा हमारे तन में सट नहीं रही, यानी कि हमारे शरीर को यह छूते हुए निकल रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और कहीं भी सांस लें तो ये फागुन की जो खुशबू भरी हवा चलती है हमारी सांसों में, खुशबू को दे जाती है, घर घर भर देते हो, और अपनी इस खुशबू से अपने इस सौंदर्य से हर एक घर को तुम भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और मन इतना खुश है, इतना आनंदित है, इतना हल्का लग रहा है, कैसे लगता है कि हम आसमान में उड़ने लगे और हमारे को आसमान में उड़ने के लिए पर यानी पंख तुम ही प्रदान कर रहे हो। यहाँ पर कवि के कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे इस सौंदर्य को देख करके मेरा मन इतना खुश हो गया, इतना आनंदित हो गया कि ऐसे लगता है कि हमें उड़ने का एक मौका मिल गया है और हमें उड़ने के लिए पंख तुमने ही दिए हैं, जिससे मेरा मन उड़ रहा है। यहाँ पे मन उड़ने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जो है आसमान में उड़ने लगता है। यहाँ पर मन उड़ने का मतलब ये है कि आज मेरा मन आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, यानी आज इतनी ज्यादा खुशी है मन में कि हम अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, और तुम्हारे इस सौंदर्य से यदि मैं अपने आंख को हटाना भी चाहता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अपनी नजर को इसे फेर लूं, तो मेरी आंखें तुम्हारे सौंदर्य से हट भी नहीं पा रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और तुम्हारे जो नए नए पत्ते आए हुए हैं इससे डाल पूरी तरह से भरी हुई है। कहीं पर ये पत्ते हरे हरे दिखते हैं और कहीं पर ये पत्ते लाल लाल दिखते हैं। कहीं पड़ी उर गमंद गंध पुष्प माल, और कहीं पर ऐसा लगता है कि इस प्रकृति पर, इस धरती के ऊपर किसी फूलों की माला, मंद माने हल्की, गंध माने खुशबू वाली, पुष्प फूलों की माल माने माला, ऐसे हल्के खुशबू की जो माला है, फूलों की जो माला है, ऐसे लगता है कि वह इस धरती पर पड़ गई हो, बिखर गई हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, और पाट पाट कहते हैं प्रत्येक भाग भाग में, हर एक जगह जगह पर जो ये शोभा श्री फैली हुई है, जो ये सौंदर्य फैला हुआ है प्रकृति में फागुन का, ऐसे लग रहा है कि पट नहीं रही, यानी कि इस धरती पर समा नहीं रही है। ठीक है, इसमें कवि ने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है, और इस तरीके हमने दोनों कविता पढ़ी। बादल गरजो वाला भी, जिसमें बादलों के से क्रांति और शीतलता दोनों की कल्पना कवि ने की है। दूसरे फागुन के समय के जो एक मनोहर वातावरण होता है उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। ठीक है, तो ये दोनों कविताएं हमारी इसमें हुई। इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं आने के लिए, जो परीक्षा में अक्सर आते ही हैं। तो इस कविता को हमें भी ध्यान से सुनना, पढ़ना और समझना है, ताकि हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकें। आगे हम प्रश्न का अभ्यास देख लेते हैं। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो कवि ने यहाँ पर बादल से फुहार की तरह रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये मौसम रिमझिम सावन के बरसने का नहीं है। क्योंकि ऐसा मौसम तब आता है कि जब मनुष्य का मन खुश होता है, जब वो सुखी होता है। लेकिन अभी तो सुख नहीं है, अभी तो हर एक इंसान दुखी है, वो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और वो ऐसे में ना खुश हो सकता है ना आनंदित हो सकता है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर बादलों से रिमझिम या फुहार बनकर बरसने के लिए नहीं, गरजने के लिए कहा। गरजने के लिए इसलिए कहा ताकि लोगों के अंदर एक क्रांति का भाव आए, उनके मन में विद्रोह का भाव आए, उनके मन में एक आग, एक ज्वाला फूटे, और वो अपनी आजादी के लिए की लड़ाई में शामिल हो सकें और अपने आप को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सकें।
कवि ने शीर्षक उत्साह क्यों रखा? तो कवि ने शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि बादलों के ऐसे स्वरूप का वर्णन और कल्पना कवि ने इसमें किया है जो मनुष्य के मन में उत्साह को भरने वाला है। ठीक है, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो उसकी गरज और उसकी बिजली की बूंद को मनुष्य के अंदर उत्साह के लिए रखा है, ताकि उसके मन में एक उत्साह जगे और वह अपने काम को सफलतापूर्वक कर सके। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो कविता में बादलों ने किन किन, एक तरफ तो गरजने के लिए क्रांतिकारी का वो किया, दूसरा कि वो मनुष्य के अंदर एक ऊर्जा का संचार करें, क्रांति का संचार करें। तो एक इसके अलावा फिर उसमें जो बादलों में तरह तरह की आकृतियां होती हैं जो बच्चों के मन को लुभाती हैं, ऐसी कल्पना वाले सुंदर सुंदर बादलों का प्रयोग किया। इसके अलावा फिर बादल से ठंडे ठंडे रिमझिम फुहार बरसने की भी कल्पना कवि ने की है कि ताकि वो धरती पर बरसें और तप्त जनों को और इस तप्त धरती को शीतल कर सकें। इसके बारे में भी कवि ने संकेत किया है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में खास दृष्टि में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें हम नाद सौंदर्य मौजूद है छांट कर लिखेंगे? तो इस कविता में नाद सौंदर्य का मतलब होता है, नाद माने आवाज, यानी उन शब्दों से जहां पर से हमें आवाज का अनुभव हो। जैसे हम कहते हैं कि ढोल जोर जोर से बज रहे थे, ठीक है, तो ढोल के बजने का मतलब होता है कि इसका नाद, तो हमें एक आवाज का अनुभव होता है कि ढोल जब बजते हैं तो उससे ऐसी आवाज आती है, तो वो उसको नाद सौंदर्य कहते हैं। तो हमारी कविता उत्साह में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसे हम नाद सौंदर्य के अंतर्गत ले सकते हैं? ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि घेर घेर घोर घोर गगन, तो बादल गरजो, यहाँ पे बादल के गरजने के लिए कवि ने जो कहा है यहाँ पर नाद सौंदर्य है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विद्युत छवि, विद्युत जहाँ पे बिजली के चमकने, वज्र छिपा, जहाँ पे वज्र को अंदर छिपा हुआ है क्योंकि इसी में आवाज का हमें प्रयोग मिल रहा है। ठीक है, तो इन शब्दों को चुन करके हमें इसमें लिखना है ताकि इससे हमें नाद का यानी आवाज का के स्वर का पता चल सके कि इसमें आवाज क्या क्या हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इन सब के बारे में हमें लिखना है और हमें ये इस कविता को भी ध्यान से पढ़ना है ताकि कविता से अक्सर प्रश्न आते हैं। एक तो शीर्षक उत्साह क्यों रखा, गरजने के बरसने के स्थान पर, रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कवि क्यों कहता है, ये भी प्रश्न अक्सर हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें या बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसे ये कविता भी काफी महत्वपूर्ण है और इसमें आपको अपने प्रश्नों को सही से देखना और समझना है, क्योंकि जब तक हम अपने पाठ को नहीं ठीक से समझते हैं तब तक हम प्रश्न को नहीं समझते और जब तक हम प्रश्न को नहीं समझ पाते तब तक हम उसका सही और सटीक उत्तर नहीं दे पाते। तो निश्चित है कि प्रश्न का अगर हम सही और सटीक उत्तर दें तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पाठ को समझना होगा, सबसे पहले हमें अपने पाठ को पूरे ध्यान से पढ़ना होगा और उसके अर्थ को समझना होगा। जब हम इसे समझ लेंगे तभी हम किसी भी प्रश्नों के उत्तर को देने में समर्थ होंगे और दे पाएंगे। क्योंकि अगर हमने कविता को पढ़ा और कविता के भावार्थ को समझ लिया तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, जहां से भी आए, चाहे वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित आए, चाहे वो कविता के बीच में से लिए गए हों, तो उसे हम आसानी से सहज रूप से कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने अपने कविता को, अपने पाठ को पूरी तरह से समझा नहीं तो हम प्रश्न भी नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न कहाँ से लिया गया है, कैसे आया गया है और फिर हम उसे किस तरह से माने उसका उत्तर लिखेंगे। जब प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो हमें उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें उस प्रश्न का उत्तर तो आता है लेकिन हमें प्रश्न क्या ही समझ में नहीं आता कि आखिर इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, कह क्या रहा है। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है जब हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाता है तब हम उत्तर भी उसका अच्छी तरह से लिख पाते हैं। इससे इन कविता में जो उत्साह और अट नहीं रही, उत्साह में बताया ये मैंने कि जिसमें बादल को दो रूपों में कवि ने व्यक्त किया है। पहले रूप में उसको एक क्रांतिकारी के रूप में व्यक्त किया है कि वो क्रांतिकारी बनकर के लोगों के मन में उत्साह का संचार करे, उन्हें एक नया जीवन प्रदान करे, ताकि एक विध्वंस करके माने किसी चीज को नष्ट करके ही हम नया निर्माण कर सकते हैं। जब तक हम किसी चीज का नष्ट नहीं करेंगे, उसको समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर से फिर से निर्माण नहीं कर सकते। और हृदय में एक क्या कहते हैं, आग को जगाने के लिए, क्रांति को जगाने के लिए वज्र को छिपाने की बात को कवि ने कहा। और दूसरे में ही फिर उन्होंने इस तप्त धरती को शीतल करने के लिए कहा कि जो तप्त धरती है इसको भी हमें शीतल करना है, यानी कि अपने जल से, अपनी शीतलता से इसे तुम ठंडा करो। यानी बादल के दोनों रूपों का वर्णन यहाँ पर
कवि ने किया है। दूसरी कविता अट नहीं रही में उन्होंने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है कि फागुन की सुंदरता को देख करके मन कितना हर्षित और कितना हल्का हो जाता है, और ऐसी सौंदर्य की जो हमारे अंदर समा नहीं पाती। तो आज हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ, और फिर अगला पाठ हम अगले वीडियो में फिर से पढ़ेंगे।